हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। और आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर का पूरा रिवीजन, फुल रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। और ये जो चैप्टर होगा ये हमारा जो होगा सिर्फ और सिर्फ स्टैक्स के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ स्टैक्स है, क्यूज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको नहीं पढ़ने वाले। नाइदर हम लिंक लिस्ट या बाइनरी ट्री वगैरह उन सबको देखने वाले। ठीक है, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टैक है। यानी ये चैप्टर बहुत छोटा भी हो जाएगा, तो हमको सिर्फ ये करना है। और प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यही चैप्टर है जो आ रहा है। ओके, सो इसको हम कर लेंगे और इसको हम आज ही जल्दी से फिनिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। सो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नाम है डेटा स्ट्रक्चर। एंड डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये ना एक तरीका होता है। दिस इज़ अ वे इट, मतलब हम किस तरीके से एक स्ट्रक्चर हमने एक ना डिज़ाइन करते हैं कि इस तरीके के स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में हमारी जो है ना डेटा लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँ तो एक मैं आपको तरीका समझाता हूँ। ये जो है ये स्टैक्स नहीं है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। एक दूसरा तरीका है, लेकिन आपको एक अरेंजमेंट समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर मैं एक डेटा सेट बनाना चाहता हूँ, एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं बोलना चाहता हूँ कि ट्रेन में जितने भी टिकट्स हैं ना उनकी अरेंजमेंट करनी है। तो भाई अगर मैं लिस्ट के फॉर्मेट में करूँगा तो क्या करूँगा, टिकट नंबर 1, उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिखना चाहेंगे। लाइक उस बंदे का नाम क्या है जिसने टिकट खरीदी, उसका एज, एड्रेस, और कौन से सीट पे है, कब उसने बुक की, कहाँ से बुक करी, ऑनलाइन की ऑफलाइन की, उसने कोई एजेंट से की, उसका ये जो टिकट है कब स्टार्ट हुआ, कब वैलिड है, कहाँ तक के लिए वो जा रहा है, कहाँ मतलब कितने उसने पे किए। ऐसे बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पे होगी, कौन से कंपार्टमेंट में बैठा है, तो ये सारी डिटेल्स होंगी। ठीक है, तो ये हमको हर एक के लिए इतना सारा लिखना पड़ रहा है। तो और ये कितना बड़ा डेटा सेट हो जाएगा, इसमें अगर हमको एक यही सर्च करना हो कि इसका ये बता दो तो वो बहुत मुश्किल लंबा काम हो जाएगा। या फिर अगर मुझे पता हो कि भाई एक बंदा है या फिर एक कंपार्टमेंट में एक बंदा है तो उसको सर्च करना तो भाई बहुत ही इसमें लंबा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको हर एक को सर्च करके पहले हमको उस कंपार्टमेंट को सेलेक्ट आउट करना पड़ेगा, फिर उसको एक अलग लिस्ट में निकालने के बाद फिर हमको एक और सर्च मारना पड़ेगा जिसके अंदर हम उस बंदे को सर्च करेंगे। एक बार में हम सर्च करेंगे तो हो सकता है मल्टीपल कंपार्टमेंट में सेम नाम के बंदे हों, तो यानी ये बहुत लंबा और मुश्किल काम हो जाता है। इस वजह से हम यहाँ डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब कैसे, मैं इसको थोड़ा आपको ना लाइटली समझाता हूँ। अब इसी सेट को, यही जो मैंने यहाँ सेट बनाया, इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे समझ लो, मैंने ट्रेन के नंबर लिखे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैंने लिखा कि मेरी एक ट्रेन है जिसका नाम है ट्रेन 1। ठीक है, अब इस ट्रेन 1 के अंदर मैंने क्या बनाया सेट कि कंपार्टमेंट वाइज यहाँ पे पहले बांटते हैं। लाइक मैंने लिखा कंपार्टमेंट 1, या फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेकेंड सीटर। ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे। देन इसके बाद सेकंड, जो इसका सेकंड कंपार्टमेंट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा एसी। फिर एक और होगा, वो अपना कैसा होगा, बिजनेस क्लास या ऐसी कुछ भी हमने बना दिया है अभी के लिए। एक हो गया हमारा स्लीपर। ठीक है, एक हो गया अपना स्लीपर, तो हमने ये बना दिया। अब यहाँ समझो, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने क्या किया, ये वाला कंसेप्ट लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। लाइक इसके अंदर टिकट 1, इसके अंदर नाम, उसके मतलब साथ साथ ऐसे इस फॉर्मेट में है। ये एक लिस्ट के फॉर्मेट में नहीं है, ये इस फॉर्मेट में है कि उसकी डिटेल्स इस फॉर्मेट में है। ठीक है, ठीक है। अब वैसे अपनी इसी के अंदर टिकट 2 हो जाएगी, टिकट 3 हो जाएगी। अब मान लो अगर इसके अंदर मुझे सर्च करना हो कि एक कंपार्टमेंट है, एसी कंपार्टमेंट के अंदर जो अपना है लाइक निखिल, इसको मुझे सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट एसी कंपार्टमेंट में जाऊँगा। अब यहाँ पे जो सर्च मारूंगा वो मैं इसके बेसिस पे नहीं मारूंगा, यानी ये सब सर्च नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ हम नेम के सर्च पे हम करेंगे कि वेयर नेम इज इक्वल टू निखिल, और ये जो होगा ये सारी की सारी चीज़ें सर्च होंगी। तो वहाँ पे जो जो होंगे वो सेलेक्ट आउट होके आएंगे, और यहाँ पे हमारा जो मेमोरी है वो बहुत बच जाता है। अब गैस करो, वो उसको उसको ना ये सर्च करना पड़ा, ना ये करना पड़ा, ना ये करना पड़ेगा। जिनके अंदर बहुत सारे लोग होंगे उसको सिर्फ ये सर्च करना पड़ा, उसके अंदर भी सिर्फ यही पार्ट सर्च करना पड़ा, उसको और कुछ सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। इट मीन्स सिंपल फॉर्मेट में हम उसको नहीं दिखाते, उसको एक ऐसे फॉर्मेट में अगर हम डिज़ाइन कर पाएँ जहाँ से उसको देखना, विजुलाइज करना बहुत ईजी हो जाए। लाइक अब इसी डेटा को मैं बांटना चाहूँ तो बहुत जगह बांट सकता हूँ। लाइक अगर इसको मुझे संभाल के रखना है, हम इसको संभाल के रख सकते हैं, बाहर दिखाना है बाहर दिखा सकते हैं। और वहीं पे जब हमको टीटी को अगर इसी से डेटा देना है तो हम टीटी को क्या कर सकते हैं, लाइक हम टीटी को बोल सकते हैं कंपार्टमेंट 1 का इस चीज़ का एक लिस्ट बना देंगे हम,
लिस्ट मतलब एक्चुअल वाली, जैसे एक फॉर्म के अंदर एक लिस्ट होती है ना, वैसी एक लिस्ट इसी डेटा का अगर बनाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, हम वो बना सकते हैं। इसका बनाना चाहे, इसका बनाना चाहे, इसका बनाना चाहे, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एक एक्सेल की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये बहुत काम अपना आसान कर देता है डेटा स्ट्रक्चर। या मैंने यहाँ पे बहुत लंबा आपको समझाया, लेकिन ये समझना ज़रूरी था। अब यहाँ समझते हैं इसकी भाषा में, तो डेफिनेशन की भाषा में। तो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, ये एक तरीका होता है स्टोर करने का या ऑर्गेनाइज करने का इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ना, ग्रुप ऑफ डेटा होता है, बहुत सारी अलग अलग डेटा का ग्रुप होता है जिसके अलग अलग डेटा टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको बोला कि भाई अब इस ट्रेन के अंदर ही जब मैं टिकट के अंदर जब नेम लिखूंगा तो वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग में होगा। लेकिन जब मैं उस बंदे की एज लिखना चाहूँगा तो उस एज को हम लिखेंगे इंटीजर के अंदर। और वहीं पे अगर हम वहाँ कुछ और डेटा लिखना चाहते हैं, लाइक इस तरीके से हाइट ऐसे या फिर वेट, तो हम उसको फ्लोट में लिखेंगे। तो ये मुझे बताइए, अब यहाँ पे हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, यहाँ समझते हैं। अब यहाँ पे डेटा जनरल डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये क्या होता है, इसके अंदर आते हैं अपने एरेज जो होते हैं वो लिस्ट होती हैं, फाइल्स होती हैं, रिकॉर्ड होता है, टेबल, ट्री एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। तो उनको हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब ज़रूरत क्या होती है डेटा स्ट्रक्चर की, उसके बारे में हम बात करें तो देखो, मैंने अभी आपको समझाया डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों होती है। तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही हमारा काम आसान कर देता है, और साथ ही साथ ये जो होता है ना, स्ट्रक्चर वे के अंदर हमारा डेटा संभाल के रखता है, जिस वजह से हमको अपना काम करने में आसानी होती है। फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, अब इंस्टाग्राम पे हम अगर बोले तो बहुत सारा डेटा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ इंस्टाग्राम पे डेटा को, तो ऐसे समझो। ठीक है, जैसे हमने एक फ़ोटो पोस्ट की। ठीक है, एक फ़ोटो हमने पोस्ट की, अब उस फोटो के अंदर बहुत सारे डेटा है। कैसे कैसे, वो फोटो का एक लिंक होगा, उसका एक आईडी होगा है, और किस यूज़र ने उसको अपलोड किया है, और प्रोफाइल्स होंगे। उसके अलावा यहाँ पे अपना आ जाएगा कि किन किन ने कमेंट किया है, कमेंट के अंदर भी हमारा डेटा होगा कि किसने क्या कमेंट किया है, और उस कमेंट के रिप्लाई में अगर कोई कमेंट आया है। इनके अंदर लाइक का भी होगा कि किसने किसको लाइक किया है। उसके बाद यहाँ पे एक और डेटा आएगा, जैसे कि नॉर्मली जिन लोगों ने लाइक किया है उनके बारे में। उसके बाद यहाँ पे आके किन लोगों ने फॉलो किया है, ये सारी जो चीज़ें, ये बहुत सारा डेटा है। अब मान लो अगर नॉर्मल अगर हम एक यूज़र हैं, हम अगर देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, फ़ोटो पे आएंगे, फ़ोटो देखी, लाइक किया, लाइक में लाइक चला गया यहाँ पे, दैट्स इट। अब उस लाइक का डेटा यहाँ आ गया। ठीक है, लेकिन ये इतना सारा जो है डेटा, इसको कैसे संभाला जाता है, उसको संभाला जाता है डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में। अब आप एक बार खुद सोचो, अगर हम इसी को एक लिस्ट के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करें तो ये कभी नहीं पॉसिबल होगा कि हम इन सब डेटा को बार बार यूज़ कर सकते, कभी नहीं। हम इसको डिक्शनरी के फॉर्मेट में यूज़ नहीं कर सकते आराम से। हम इसको सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो डेटा टाइप है, या फिर मैं कह सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर, टाइप भी नहीं, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये है जेसन फॉर्मेट। ठीक है, आप मतलब अपने हिसाब से आप करते हैं, लाइक हमारे ऐप के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमारा डेटा कौन से मतलब डेटा स्ट्रक्चर में लाई करता है, या फिर हमारा खुद ही बनाना पड़ेगा उसके हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश की है, जेसन फॉर्मेट है ये। ठीक है, ये जेसन फॉर्मेट आपको जावास्क्रिप्ट में आपको मिलता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज़ होती है, जब हम वेब एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इंटरनेट के थ्रू जब भी आप कोई डेटा कॉल करोगे, ठीक है, तब उस वक्त आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में जो डेटा आएगा वो जेसन के फॉर्मेट में ही होगा। ठीक है, वो और किसी डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में नहीं होगा। हाँ, हो सकता है, ऐसा मना नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन आपको हर जगह 98-99% आपको जेसन में ही मिलेगा। ठीक, क्योंकि हर एक को जेसन की जो है मतलब प्रैक्टिस हो चुकी है इस वजह से। ठीक है, सो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं ये रीजंस हैं कुछ हमको याद रखने हैं, जैसे कि स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा जो ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जो मतलब ऐसे कह सकते हैं लाइक नॉर्मल जनरल वाले जो होते हैं वो बहुत सारे एल्गोरिदम्स के अंदर सेम परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक क्यू हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना मतलब इनके लिए स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारों के लिए ये सब में सेम काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ समझाने के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इसका और क्या फ़ायदा होता है, मेक पॉसिबल द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एज सच ए लार्ज इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस। जैसे कि यहाँ समझाने के लिए इन्होंने दे रखा है कि बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में जब डेटा को मैनेज करना होता है तो सिर्फ और सिर्फ वो डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में ही मैनेज हो सकता है, डेटा टाइप के फॉर्मेट में वो मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है,
ये यहाँ पे समझना है। और यहाँ पे दे रखा है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो स्पेशली मतलब एल्गोरिदम पे इतना फोकस नहीं करती, वो डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करती हैं। उनका की ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के अंदर। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये कहना क्या चाहता है। तो अब यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, अब देखो कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हो तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज के अंदर दो चीज़ें सीखनी होती हैं, एक होता है डीएस और एक होता है एल्गो। डीएस का मतलब डेटा स्ट्रक्चर और एल्गो का मतलब होता है एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गो का मतलब होता है एल्गोरिदम। आप कोई भी लैंग्वेज अगर उठाते हो तो आपको ये दो चीज़ें सीखनी होती हैं। अगर आप प्लेसमेंट या आप अगर हाई एंड जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। आप अगर सीपी में जाते हो तो भी आपको यही चीज़ पढ़नी होती हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऊप्स वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ ये समझाने के लिए इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर मतलब एल्गोरिदम से ज़्यादा जो है अपना डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो वहाँ पे की ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर होता है। इट मीन्स वहाँ पे एल्गोरिदम वहाँ पे की नहीं होता। मतलब ये तो एक 50-50 है ये, लेकिन एक्चुअली में कुछ लैंग्वेजेस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा प्रेफरेंसिव होता है एल्गो से ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं आगे। तो डेटा स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ओके, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और हम काफ़ी डीपली जा रहे हैं, इस वजह से ये थोड़ा लंबा जाएगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा, आपके लिए ही है ये। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर होता है एक प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो होता है वो नॉर्मल जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं के बारे में है, लाइक नॉर्मल, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स ये वाला और सेट्स, इसके अंदर ये आ जाता है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो उनके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। लीनियर होता है एक लाइन में एक ही लाइन चलेगी। इट मीन्स उसके अंदर और चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे मैंने आपको अभी जो दिखाया था उसको अभी मैं समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे स्टैक है, ये एक ही लाइन में चलेगा, ये क्यू एक ही लाइन में चलेगा, लिंक लिस्ट एक ही लाइन में चलेगी। लेकिन नॉन लीनियर के अंदर ये जो होता है ये ब्रांचिंग में चलता है। इसके अंदर क्या होता है, ब्रांचेज होती हैं, इसके अंदर ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, ग्राफ हो गया और ट्री हो गया, ये ब्रांचिंग में काम करता है। इसके अलावा बाइनरी सर्च होता है, अपना बाइनरी के अंदर आ जाते हैं हम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में ये दिखाया था, ये टिकट वाला। तो अब यहाँ देखो ये क्या है, यहाँ पे समझते हैं। ये जो है मैंने अब ट्रेन के अंदर मैंने कंपार्टमेंट बनाए, उन कंपार्टमेंट्स के अंदर मैंने टिकट बनाई। अब उन टिकट्स के अंदर मैंने नेम, एज और जेंडर और टिकट का आईडी ऐसे और बहुत सारी डिटेल्स बनाई। अब उनके अंदर भी मैंने उनकी वैल्यूज लिखी हैं सबकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपको समझना है कि अब मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, ये है मेरा फर्स्ट डिग्री, दिस इज सेकंड डिग्री, दिस इज थर्ड डिग्री, दिस इज फोर्थ डिग्री। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि हमने कई डिमेंशंस में हमने इसको डेटा को बनाया है, यानी एक सिंगल डिमेंशन नहीं है। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ट्रेन 1, उसके अंदर एसी, उसके अंदर स्लीपर, उसके अंदर सेकंड सीटर, उसके अंदर बिजनेस। अब उसके अंदर मतलब यहाँ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है, उसके अंदर यहाँ पे टिकट 1, फिर यहाँ पे टिकट 2, फिर यहाँ पे टिकट 3, फिर यहाँ टिकट 4। अब ऐसे यहाँ पे बहुत सारी, मतलब यहाँ पे 1000 ऐसे 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 बहुत सारी हमको बनानी पड़ेंगी। उसके बाद ऐसे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसे। उसके अंदर भी हमको इस तरीके से सोचो यहाँ पे कितनी सारी ब्रांचिंग करनी है। तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये किस फॉर्मेट में है, ये ट्री के फॉर्मेट में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से इसके अंदर कितनी सारी ब्रांचिंग होगी। तो ये अपना ट्री के फॉर्मेट में है, लेकिन ये उस तरीके का ट्री नहीं है जिस तरीके का आप जानते हैं, ये थोड़ा अलग है। लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हैं यहाँ पे ब्रांचिंग होती जा रही है जैसे ट्री में होती है। तो ये ट्री के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ समझने के लिए तो ये मैंने आपको बताया कि ट्री के फॉर्मेट में है। ये कैसे पता लगा कि इसकी एक से ज़्यादा डिमेंशंस हैं, एक से ज़्यादा डिमेंशंस हैं, इस वजह से वो लीनियर नहीं है। लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट, कौन सा, स्टैक्स।
बाकी सारे अपने काम के नहीं हैं अभी, लेकिन हाँ जब हम डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें भी पढ़नी होती हैं, इनके अलावा भी हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है। प्रिमिटिव जैसे मैंने बता दिया, प्रिमिटिव जो होते हैं वो होते हैं कौन से, वो होते हैं वो डेटा टाइप जो कि हमारे मशीन लेवल पे डायरेक्टली मतलब पहले से ही बताए हुए डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट, डिक्शनरी और टपल्स, ओके। और इसके अलावा सेट्स, पाइथन की बात कर रहा हूँ मैं, उनके अलावा अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग होता है। लाइक अगर आप रस्ट, रूबी, इनका ये देखोगे तो इनके अंदर जो होते हैं एरे यूज़ होता है, जावा के अंदर भी एरे यूज़ होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास पाइथन के अंदर एरे नहीं लिस्ट होता है, ठीक है। तो ये तो प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है, ये जो होता है ना ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होते हैं। मैं पहली बात बताऊं, ये वाले जो है ना, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उनके हिसाब से ये वाला जो है प्रिमिटिव जो है वो क्या है, वो एक तरीके से कह सकते हैं ये फंडामेंटल अपने डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। वहीं पे ये वाले जो हैं नॉन प्रिमिटिव, ये जो होते हैं ना ये डिराइव्ड होते हैं, डिराइव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो होते हैं इनके अंदर ना ये यहाँ पे लिखा भी हो डिराइव जो ये डिराइव किए जाते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, होमोजीनियस सेट हो सकता है इसके अंदर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स का, या फिर हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम एक ही तरीके का अगर हम डेटा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, लाइक डिक्शनरी में डिक्शनरी, तो वो अपना तो हो गया होमोजीनियस। लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ लिस्ट में लिस्ट, या फिर सेट्स में डिक्शनरी, और ऐसे मतलब मिक्स कर रहा हूँ, तो वो अपना जो चला जाता है वो चला जाता है हेट्रोजीनियस के अंदर, ठीक है। ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसा हमने पढ़ा था लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर मैंने आपको समझाया जो एक ही लाइन में होता है, यानी सिंगल लेवल का कोड होता है अपना, सिंगल लेवल के अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, जैसे एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ठीक है, नाइस। नॉन लीनियर जिसके अंदर मल्टीपल लेवल का डेटा स्ट्रक्चर होता है। मल्टीपल लेवल मैंने आपको समझा दिया, कई डिमेंशंस होंगी उसकी, ठीक है, 1D 2D 3D ऐसे होता है। तो 1D तो होता है लीनियर में, लेकिन 2D 3D 4D और जितने भी आगे डी जाएंगे वो सारे अपने चले जाते हैं नॉन लीनियर के अंदर। नाउ स्टैटिक और डायनेमिक, ये एक दूसरा तरीका है, दिस इज ऑल्सो अ वे टू क्लासीफाई डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो साइज है और स्ट्रक्चर है और मेमोरी है जो एलोकेट की जाती है, ये सारी फिक्स कर दी जाती है कंपाइल टाइम पे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एरे याद रखना है हमको, ठीक है। वहीं पे डायनेमिक के अंदर ये सारी चीज़ें वेरिएबल होती हैं, ये आपको याद रखना है। ये श्रिंक कर सकती हैं, एक्सपेंड कर सकती हैं, और जब भी हमको रिक्वायर होगी तब, ठीक है। और इनका जो मेमोरी साइज है वो सब चेंज हो जाता है, लाइक लिंक लिस्ट, ये आपको याद रखना है दोनों के नाम, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कॉमन डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, तो एरे, सबसे पहले एरे जो होता है नॉर्मल लिस्ट होती है, इसके अंदर एलिमेंट यहाँ पे दे भी रखा है, नेम ऑफ लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। तो जनरली जैसे मान लो आप एक लिस्ट बनाते हो तो वो अपना एरे होती है। अब वो जो उसके अंदर क्या होता है, हर एक एलिमेंट जो होता है ना उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, हमको पता है कि उसके अंदर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे 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 चलता जाता है। और वहीं उल्टा देखें तो -1 -2 -3 इस तरीके से हमारा उल्टा चलता चला जाता है, यानी इनका एक ऑर्डर होता है, ये आगे पीछे नहीं हो सकते, मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है, एरे की फिक्स लेंथ हो सकती है या रिसाइजेबल भी हो सकता है, यानी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इतना ही होना चाहिए या इतना नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे समझना है हमको स्टैक, स्टैक हमारा इंपॉर्टेंट है। स्टैक जो होता है ये जो होती है ना, ये एक लिमिटेड फॉर्म होती है एरे की, लीफो के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। लीफो एक प्रिंसिपल है, ठीक है, दिस इज अ प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीफो जो है ये बोलता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, अब इसको हम समझते हैं। तो देखो मान लेते हैं चलो कि हम किसी भी एक प्लेट के अंदर, मतलब एक हमने चलो ग्लास ले लिया। अब इस ग्लास के अंदर हम कॉइन डालते हैं, तो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट इन किया, फिर यहाँ पे एक और हमने इन किया, एक और इन, एक और इन, एक और इन, एक और इन। लेकिन अब जब मुझे इसमें से निकालना है तो मुझे बताओ ये जो था इसमें, ये वाला जो है ये क्या है, दिस इज लास्ट इन। लेकिन अब जब मैं निकालने की बारी आएगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे निकलेगा कौन सा वाला, जो यहाँ पे फर्स्ट इन था वो वाला निकलेगा, या फिर जो लास्ट इन था वो वाला निकलेगा। फर्स्ट इन कौन सा है मैं आपको एक बार दोबारा क्लियर कर दूं, तो यहाँ पे ऐसे देखो, ये वाला अपना फर्स्ट इन था,
क्योंकि सबसे पहले इसको डाला, ये लास्ट इन है। अब सबसे पहले कौन सा निकलेगा, फर्स्ट इन निकलेगा या लास्ट इन निकलेगा, तो सबसे पहले निकलेगा लास्ट वाला, तो यानी लास्ट आउट। तो ये कौन सा है अपना, यहाँ पे समझो, ये जो होता है ये लास्ट वाला आउट होगा। लास्ट वाला आउट का मतलब क्या है, जो सबसे आखिरी में डाला, इसका मतलब जो लास्ट में जाएगा, लास्ट में जाएगा वो फर्स्ट आएगा, जो लास्ट में जाएगा वो फर्स्ट आएगा। ये उल्टा चलता है, इसका मतलब लास्ट में जाएगा तो लास्ट इन होगा और फर्स्ट आउट होगा, क्योंकि यहाँ से आउट कौन सा हो रहा है, लास्ट वाला एलिमेंट जो लास्ट में डाला गया था, तो लास्ट में डालने वाला एलिमेंट फर्स्ट आउट हो गया, तो इसका मतलब लास्ट में जाएगा तो फर्स्ट आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ लीफो का कंसेप्ट हमको पता है क्या होता है, अब इसमें हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो यहाँ पे समझते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे यही समझाया रखा है कि यहाँ पे जो इंसर्शन और डिलीशन वाला जो एलिमेंट्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड पे किया जाता है, जिसको हम टॉप ऑफ स्टैक कहते हैं, यानी कि जिस पार्ट पे, यानी वो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था ना हमारे ग्लास का, उस वाले पार्ट को हम स्टैक का टॉप कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर समझते हैं, ये दो प्रिंसिपल होते हैं, जो प्रिंसिपल मतलब ऑपरेशंस होते हैं, इसमें दो प्रिंसिपल ऑपरेशन होते हैं, प्रिंसिपल तो एक ही होता है लीफो। इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, पुश और पॉप। पुश का मतलब होता है कि एलिमेंट इसमें अपेंड करना, पॉप का मतलब होता है उसी लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना, ठीक है। नेक्स्ट, क्यू हमारे सिलेबस का नहीं है, बस हम इसको इतना समझ लेते हैं कि ये फीफो पे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल है फीफो, ठीक है। ये जो फीफो होता है ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले डाला था ना वही सबसे पहले निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, अब उस लाइन के अंदर अब बच्चे खड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, तो और यहाँ पे जो है हमारा टीचर वो सबकी कॉपी चेक कर रहा है, तो अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि सबसे पहले खड़े होने वाले बच्चे की सबसे पहले चेक होगी या सबसे आखिरी में जो आया उसकी चेक होगी, ठीक है। यहाँ पे बताइए, सबसे पहले जो आया, ये जो फर्स्ट आया ना, यही चेक करवा के सबसे पहले जाने वाला है, फर्स्ट आउट होने वाला है, तो इस वजह से देन फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये, देन लास्ट वाला आएगा और लास्ट में जाएगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट जो है वो लगता है हमारा क्यूज के अंदर। क्यू मतलब सीधी बात है, लाइन में खड़े हैं ना हम, तो इसका ये मतलब होता है, ठीक है। ये जो है ये हमारे काम का नहीं है अभी, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको नहीं देखने वाले, ठीक है। लिंक लिस्ट भी हमारे काम का नहीं है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। नाउ ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, उनके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग एंड सॉर्टिंग, ये हमारे, और मर्जिंग भी, तो ये सारे हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन मतलब क्या क्या हम काम कर सकते हैं उस पर, ये सारे काम उसमें जनरली हम करते हैं। इंसर्शन का मतलब होता है एक नया डेटा एलिमेंट उसमें ऐड करना, डिलीशन मतलब उसी को रिमूव कर देना, यानी वो डिपेंड करता है हमारे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, रिमूव करना। सर्चिंग का मतलब हम सर्च कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट को। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है सारे डेटा एलिमेंट्स को देखना, प्रोसेस करना, यानी देखना मतलब ऐसे कह सकते हैं प्रिंट करवाना, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब होता है उनको अरेंज करना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। मर्जिंग का मतलब है दो अलग अलग मतलब डेटा स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हाँ उनका स्ट्रक्चर सेम है, मतलब हमने दो अलग अलग डेटा सेट्स ले रखे हैं, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का उनका जो डेटा है वो सब अलग अलग है। उनको अगर मर्ज करना है तो कैसे करें, फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टाग्राम अगर इंडिया का ही डेटा अगर बनाए और एक अपना यूएसए का बनाए और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये इंटरनेशनली मतलब चले, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों डेटा सेट्स को मर्ज कर देंगे। तो ये यहाँ पे आप समझिए, ठीक है। नाउ स्टैक के ऊपर आते हैं, यहाँ पे स्टैक हमारा स्टार्ट होता है। ओके तो स्टैक ये क्या है, ये स्टैक जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर ये एक एब्स्ट्रैक्ट है डेटा टाइप, ये एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, ठीक है। और ये एक लीनियर यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये वही सारी बात है, जो अपना स्टैक है वो एक लीनियर या फिर यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफो के कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। ये जो होता है आपको याद रखना है, ये जो है ये एक अपना मतलब कह सकते हैं दिस इज ए लिमिटेड फॉर्मेट ऑफ लिस्ट, ठीक है, या फिर एरे भी बोल सकते हैं आप, अगर थोड़ा प्रोफेशनल लगना है एरे भी बोल सकते हैं, लेकिन आप लिस्ट बोलिएगा, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। अब एक स्टैक जो होती है वो लिस्ट होती है जिसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन जो होता है एक ही प्लेस पे होता है, वो होता है उसका टॉप, ठीक है।
इसका स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन यानी इसको कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसको एरे से बनाया जा सकता है या फिर लिंक लिस्ट से बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ अब यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे हमको दे रखा है कि लिंक, ये डिफरेंट फॉर्म्स है, मतलब अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। ये हो सकता है हम इसको ऐसे ग्लास के फॉर्मेट में दिखाएं, हो सकता है हम इसको ऐसे लेटा के दिखाएं, क्योंकि एक्चुअली में तो हमको कुछ नहीं दिखता ना, ये तो हमारी अजम्पशन है ऐसा होता है, लेकिन काम ऐसे होता है, इसका ये मतलब नहीं है वो ऐसा होता होगा, दिखता तो हमको है नहीं, लेकिन हम मान के हम जनरली जो है ना वो ऐसे वाला मान के चलते हैं कि जो भी एलिमेंट आएगा ना वो लास्ट में जुड़ता चला जाएगा, और जब हम इसको डिलीट करना चाहेंगे तो लास्ट वाला ही डिलीट होगा, फर्स्ट का डिलीट नहीं होगा, लास्ट वाला ही डिलीट होगा, ऐसे याद करते हैं हम। ठीक है, नाउ स्टैक जो होती है ये एक्सटेंसिवली एट एवरी लेवल ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम, स्टैक जो होते हैं ना ये बहुत सारी जो है मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ होता है, बहुत सारी जगह यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अब यहाँ पे ना मैं बहुत सारे ना कोड के सेट लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एरर्स के लिए हमको ना, अब आपने अगर एरर एक्सेप्शन पढ़ा है तो हम उसमें ट्राई एक्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो अब मान लो क्योंकि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे एरर हो सकते हैं। तो मान लो अगर मैं ट्राई करता हूँ और मेरा एक कोड है, अगर वो फेल हो जाता है तो वो एक्सेप्ट में जाएगा, उसके अंदर का कोड चलेगा, और अगर वो भी फेल हो जाता है तो फिर एक और मैं बनाऊंगा और उसको चलाऊंगा। यानी ये जो है मैंने एक स्टैक के फॉर्मेट में यहाँ पे कोड लिख रखा है जिसकी प्रेसिडेंसी इस तरीके से है कि सबसे पहले तो लास्ट वाला ही चले, उसके बाद ये नहीं चला तो ये, फिर ये नहीं चला तो ये नहीं, तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ठीक है, इस तरीके से। अब एक और समझते हैं, जैसे कि हमारा जो अंडू होता है और रीडू होता है उसके बारे में बात करें तो वो भी इसी फॉर्मेट में काम करता है। जैसे आप जब करते हो, आपने बहुत सारी चीज़ें काम कर ली, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखो कितना सारा किया, तो जब मैं इसको अंडू करना चाहूँगा तो ये उसी सीक्वेंस में अंडू नहीं होगा, यानी ऐसे नहीं होगा पहले ये अंडू हो फिर ये ना ना ना, ये वैसे जाएगा जैसे मैंने किया था। यानी कि जो फर्स्ट था फिर सेकंड लिखा, फिर थर्ड लिखा, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है, फिर अपना 7, फिर 8, फिर 9। तो अगर मैं इसको अंडू करूं तो ये इस सीक्वेंस में ये जाके हटता चला जाएगा। यानी ये ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एलिमेंट फर्स्ट ये दिया, सेकंड, थर्ड, लास्ट मैंने इनपुट दिया, और ये लास्ट वाला सबसे पहले आउट होगा। देखो मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से देखो, तो ये हमारा अंडू जो है ये किस तरीके से काम करता है, ये स्टैक के फॉर्मेट में काम करता है। यहाँ पे स्टैक का यूज किया जाता है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर अंडू को सेटअप करने के लिए, अंडू का कोड लिखने के लिए। ठीक है, नाउ मॉडर्न पीसीज में स्टैक यूज होता है आर्किटेक्चर लेवल पे भी, यानी बिट्स के लेवल पे भी हमारा इसमें काम होता है। यानी जब हम इसको हार्डवेयरली बनाते हैं तब भी हम स्टैक का यूज करते हैं। ठीक है, ओएस के अंदर हम इसका बहुत यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया इंटरप्ट हैंडलिंग, वही है एरर एक्सेप्शन वाला ये जो केस मैंने आपको समझाया, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना हमारा कंप्यूटर हर, मतलब अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर हैं, ओएस डेवलपर हैं, तो हम ऐसा तो नहीं चाहते ना कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही एरर आने पे क्रैश हो जाए। नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि एरर आ गया तो वहाँ उसको काटने का भी ऑप्शन हो या फिर रिपोर्ट करने का, ऐसी चीज़ें हो, लेकिन बंद ना हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। तो हम उसको वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं जैसे स्टैक ऑफ कॉइन्स। जैसे हम याद है आपको, जैसे हम सिक्कों के ऊपर सिक्के रखते जाते थे पहले बचपन में, तो हम यहाँ पे इस तरीके से एक बिल्डिंग सी बनाते थे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो वो क्या होगा, सबसे पहले ये हटेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बीच में से अगर नीचे से हम हटाएंगे तो ये गिर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर आपने देखा होगा प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी रहती हैं, आपने किचन में भी देखा होगा, और जब बहुत सारे लोगों को सर्व करना होता है, क्योंकि देखो अगर हम अपनी बात करें नॉर्मली तो हम तो कहीं से भी प्लेट निकाल लेते हैं, लेकिन बेसिकली जब प्रोफेशनली काम होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके अंदर एक सीक्वेंस में जैसे हमारी प्लेट लगी है, शादियों में आपने देखा होगा पार्टीज़ के अंदर तो बहुत सारी प्लेट्स लगी हैं, तो हम कौन सी प्लेट उठाते हैं, जो सबसे ऊपर होती है उसको उठाते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं, फिर सेकंड बंदा आता है ना, वो उसके लिए जो सबसे ऊपर होगी वो उसी को उठाता है। तो वहाँ पे भी इस तरीके से ही काम होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको पेपर में ना एग्जाम्पल अगर पूछे कि समझाने के लिए तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर अगर आप समझाना चाहो तो फिर आप वो वाले कंसेप्ट को दिखाना है, ये एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला और साथ ही साथ वो अंडू और रीडू वाला। ठीक है, और जैसे यहाँ पे दे रखा है अलमारी के अंदर कैसे कपड़े रखे जाते हैं, हम किताबों को जब रखते हैं तो उनको निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ऊपर से नीचे ही निकालते हैं, ना कि नीचे से ऊपर।
वर्टिकली जब हम चेयर के ऊपर चेयर रखते जाते हैं तब सबसे ऊपर वाली चेयर हम निकालते हैं जब हमको सबसे पहले निकालनी होती है। तो यहाँ समझा रखा है। नाउ बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर आ जाते हैं। तो बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं जो यहाँ पे हैं हमको याद रखने हैं, और ये हमको काम में आएंगे। प्रोग्रामिंग का चैप्टर है क्योंकि ये और एक लौता ही चैप्टर है, इस वजह से इसको हमको ध्यान रखना है। तो बेसिक ऑपरेशंस के कौन कौन से हैं? तो बेसिक हमारे दो ही ऑपरेशन है। कौन कौन से? पुश और पॉप। पुश का काम होता है डेटा को इंसर्ट करना, और पॉप का काम होता है लास्ट डेटा को डिलीट करना, एलिमेंट को डिलीट करना। ठीक है, अब पुश के ऊपर आते हैं। तो हमारी स्टैक के अंदर, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ अभी के लिए। हमारी स्टैक के अंदर ये जो पुश ऑपरेशन है ये क्या करता है? ये एलिमेंट को ऐड करता है हमारे स्टैक के अंदर लास्ट में। ठीक है, लास्ट में। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि हमारी ये स्टैक है, तो स्टैक में सबसे ऊपर एलिमेंट सी है, यानी कि अब यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर पुश करता हूँ डी, तो ये जो डी है ना ये इसके भी ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है इसके भी ऊपर चला गया। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सीधी वाली लाइन में तो हम लिख सकते हैं कि ये ए डी सी के फॉर्मेट में तो था ही। हमने जब डी को डाला तो डी यहाँ आ गया, ई डालूंगा तो ई यहाँ आ गया, एफ डालूंगा तो एफ यहाँ आ गया। ये बीच में कहीं नहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ के बाद यहाँ पे कोई जी आ जाए, एच आ जाए, आई आ जाए बीच में। नहीं नहीं नहीं, एक सीक्वेंस में ये आगे जाता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है हमको। नाउ अब यहाँ पे समझते हैं ये हमेशा टॉप पे ही होता है। पॉप पहले पॉप करना होता है तो वो भी हमारा टॉप पे ही पॉप होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझाने के लिए, यहाँ पेपर का जो है यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन ये ठीक है, उससे ठीक है। अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4। अब ये हमारा इस तरीके से जब बढ़ रहा है तो अब यहाँ पे जब हम पॉप करेंगे तो ये सबसे ऊपर है तो यही वाला डिलीट होगा। ये डिलीट होगा तो ध्यान से देखो, ऊपर का डिलीट हो गया तो अब ये नीचे वाला पार्ट आ गया। इसमें से अगर ये डिलीट कर दूंगा तो सिर्फ इतना सा बच गया, इसमें से भी डिलीट कर दूं तो सिर्फ ये बच गया, और इसमें से भी डिलीट कर दूं तो खाली एम्प्टी हमारी यहाँ पे स्टैक रह जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, मतलब पेपर में डायरेक्टली हमसे टर्म्स पूछी जाती हैं कि अब मुझे बताओ कि जब हमने एक पुश किया, एक पॉप किया, एक पुश किया, एक पॉप किया, एक पुश पुश पॉप किया, देन अब मुझे बताओ कि यहाँ पे पीक वैल्यू क्या है, स्टैक टॉप क्या है, स्टैक पुश क्या है, ये ऐसे ऐसे चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताना होता है कि पीक जो होती है वो क्या होती है, टॉप पे जो अभी एलिमेंट अभी अवेलेबल है ना उसकी वैल्यू क्या है। स्टैक का टॉप क्या होता है, ये सबसे ऊपर की जो पोजीशन है ना हमको वो बतानी है, यानी उसका पॉइंट बताना है। पॉइंट का मतलब उसकी पोजीशन, यानी जैसे हम जब नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो 0 1 2 3 इंडेक्सिंग करते हैं तो इंडेक्सिंग बतानी है। ठीक है, पीक के अंदर हमको क्या है, उसकी वैल्यू बतानी है। लाइक ABCD लिखा था तो वहाँ पे डी उसकी सबसे ऊपर वैल्यू थी। नाउ आगे बात करें तो पुश की बात करें तो यहाँ पे वही है, ये नॉर्मल पुश का मतलब वही है, इसमें एलिमेंट डालना और यहाँ पे होता है एलिमेंट निकालना। अब यहाँ पे आ जाता है स्टैक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो होता है जब हमने एक स्टैक के अंदर डिफाइन कर दिया कि भाई सिर्फ इसमें इतने एलिमेंट डालने होते हैं और हम उससे एक भी एलिमेंट ऊपर डालने की कोशिश करते हैं तो ग्लास अपना पहले भर चुका है, उसमें डालेंगे तो वो बाहर गिर जाएगा। तो ये वो होता है। और अंडरफ्लो होता है कि जब हमने सारा पानी जब उसमें से निकाल लिया है, अब उसके अंदर हम और निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जब वहाँ कुछ है नहीं तो वहाँ से कुछ नहीं निकलेगा तो वो अंडरफ्लो चला जाता है। ठीक है, नाउ इंसर्टिंग अ स्टैक एज अ लिस्ट। तो सबसे पहले काम है क्या है हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, किस तरीके से उसका एल्गो लिखा जाता है। तो यहाँ पे एल्गो देखते हैं, पुश का एल्गो क्या होता है, पुश का एल्गो क्या होता है हम उसको देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इफ एल्गोरिदम है इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1, यानी कि यहाँ पे अब हम जो है ना उसका टॉप उसको पूछना चाहते हैं। हमने देखो मैक्स का मतलब यहाँ पे है कि मैक्सिमम उसमें कितने एलिमेंट होंगे, यानी एक हमने असाइन कर दी वैल्यू कि भाई उसके अंदर सिर्फ 10 एलिमेंट ही डाले जा सकते हैं। तो यहाँ पे वही है, तो मैंने अब यहाँ पे चेक करूँगा क्या इसमें 10 एलिमेंट हैं, तो वो क्या करेगा कि टॉप की वैल्यू क्या 10 - 1 यानी 9 है। 9 क्यों, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो टॉप की वैल्यू जो होगी वो तो 0 से लेके चालू होगी, 0 से लेके चालू होगी, 0 से 9, तो इसका मतलब तो 10 ही होता है। अगर आपने अगर ढंग से पढ़ा है तो इंडेक्सिंग के अंदर हम क्या होता है 0 1 2 3 हम ऐसे जाते हैं, तो 9 का मतलब ही एक्चुअली 10 ही होता है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल भाषा में हम जब गिनती लेते हैं तो 1 2 3 लेते हैं, यानी ये एक पीछे है तो हमको एक पीछे करना पड़ेगा या फिर टॉप के अंदर एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ आगे आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अगर वो है, यहाँ पे समझाने के लिए एल्गो है कि अगर टॉप की वैल्यू अगर मैक्स हो चुकी है तो हम बोल देंगे कि स्टैक फुल हो चुकी है और उसके बाद स्टैक 4 पे जाओ, यानी स्टॉप कर दो
वहीं पे अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे क्या चलेगा कि टॉप में एक ऐड करो और वहाँ पे एक डेटा को ऐड करते चले जाओ उस पॉइंट पे, ये होता है। ठीक है, समझे आप? लाइक अगर अभी टॉप जो है 0 है तो मैं बोल रहा हूँ 0 प्लस पहले 0+1 पे हम क्या करते चले जाएंगे, एक डेटा ऐड करते जाएंगे। 0+1 हो गया 1, यानी अभी यहाँ पे टॉप की वैल्यू 1 है, तो अब मुझे एक डेटा है उसको ऐड करना है 1 पे, और उसकी वैल्यू क्या है, जो भी उसकी वैल्यू होगी। फिर ऐसे ये 1+ होके 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से ये ऐड करते चलेंगे, यहाँ समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन जब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं तो हमको प्रोग्राम का सिंटैक्स सेम ही रहता है, तो हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉप का भी यहाँ पे सेम है, तो इसको हम नहीं देखने वाले क्योंकि पॉप में भी कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे हम बोला कि ये अंडरफ्लो वाली कंडीशन है, अगर ऑलरेडी एम्प्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना यहाँ पे क्या करे, टॉप में से एक माइनस कर और डिलीट करता चल। ट्रैवर्सिंग के अंदर का लॉजिक क्या है, ये पेपर में ऐसे लॉजिक नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, यहाँ पे ये जैसे प्रोग्राम जो है ना, ये आपके डायरेक्टली आ सकता है कि आपसे बोला जाए कि एक बेसिक ऑपरेशन करके दिखाना है हमको, पुश, पॉप और शो एलिमेंट्स का। तो आपको ये याद रखना है, आपको ये जो है ना, ये आपको पूरा आना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कुछ इतना बड़ा मतलब काम नहीं है ये आपको, लेकिन लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो वो लिखना बहुत ईजी है, क्योंकि उसके अंदर हमारे ऑटो करेक्शन वगैरह सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन आप जब कॉपी में लिखोगे तो इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, और कहाँ पे बिंदी आ रही है, कहाँ पे क्या आ रहा है, कहाँ कॉमा देना है, कहाँ ब्रैकेट क्लोज करना है, ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान देने के लिए आपको ये ना 3-4 बार आप बना के देखना, और उसके बाद फिर आप इसी को एक बार चेक करना कि हाँ मैंने सही किया या नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे ये इतना लंबा जो है, ये इतना लंबा एक्चुअली में है भी नहीं, आप जब इसको लिखने बैठोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में आ गया तो ये काफ़ी नंबर का आएगा। आइटम नोड इन स्टैक। आइटम नोड क्या होता है, ये आइटम नोड कुछ नहीं होता, जो हमारे एलिमेंट स्टोर्ड होते हैं ना एक स्टैक के अंदर, उन्हीं को आइटम नोड्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे और कुछ नहीं है, वही वही समझा रखा है। जैसे एक लिस्ट टाइप हो गया, इसके अंदर हम स्टैक ऑफ लिस्ट बोल सकते हैं। लाइक बहुत सारी लिस्ट हैं, उनको मैंने एक स्टैक के अंदर डाला है, तो वो अपनी क्या होगी, लिस्ट ऑफ स्टैक हो गई, यानी स्टैक ऑफ लिस्ट। वहीं अगर स्ट्रिंग्स मैंने डाल रखी हैं तो वो स्टैक ऑफ स्ट्रिंग हो गई। वहीं कोई और डेटा टाइप है तो स्टैक ऑफ इंटीजर हो गया, या इस तरीके से हम उसको बुलाएंगे। ठीक है, ये हो गया होमोजीनियस के लिए। हेट्रोजीनियस हो तो फिर हम उसको कुछ ऐसे नहीं बोल सकते। अब एप्लीकेशंस, यहाँ पे एप्लीकेशंस पेपर में आ जाती हैं सीधा सीधा कि इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपको ये इनका नाम याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे मैचिंग पैरेंथेसिस, अगर आपने कभी VS कोड या कोई भी अच्छा आपने अगर कोड एडिटर जब आपने पढ़ा है या फिर आपने यूज़ किया है, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि ऑटोमेटिकली जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट क्लोज अपने आप हो जाता है, और उसके अंदर हम आ जाते हैं और वहाँ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप वहाँ पे कोटा ऑन करते हैं तो वो दूसरा कोटा अपने आप आ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारा स्टैक करता है। हमारा स्टैक जो है उसको पता होता है कि अगर हमने ब्रैकेट ओपन किया है तो क्लोज करना हमारा नेक्स्ट स्टेप ही होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उस काम को कर देता है। ठीक है, यहाँ पे समझा दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ मेथड, यानी सब प्रोग्राम कॉल। यानी जैसे मान लो अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ देखो, stack are frequently used to keep track of order of executing of the method called by main program. It is used to store information about active subroots of कंप्यूटर ऐप प्रोग्राम। ओके, तो अभी ऐसे समझो, हमारा जो प्रोग्राम है, लाइक हम कोई एप्लीकेशन है, अब हम उसको फर्स्ट टाइम जब रन करते हैं तो वो बहुत टाइम में जाके रन होता है। यानी आप जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसके बाद उसमें काफ़ी टाइम लगता है उसको प्रोसेस करने में, क्योंकि वो फर्स्ट टाइमली उसके अंदर इंस्टॉल हो रहा होता है, और इंस्टॉल होने के बाद फर्स्ट टाइम उसको रन करते हैं तो वो काफ़ी सारी परमिशन वगैरह भी मांगता है, और ऑन होने में भी थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन जब हम उसको चला लेते हैं एक बार, उसके बाद जब दोबारा रीबूट करके उसको चलाते हैं तो ना उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, और धीरे धीरे करके वो स्मूथ हो जाता है। यानी धीरे धीरे मतलब 1-2 बार में ही वो स्मूथ हो जाता है जब आप उसके सारे फंक्शन चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, सारी चीज़ें यानी इसके जो सब मेथड्स हैं वो सारे सेव होते रहते हैं। लाइक किसके बाद कौन से जो राउट्स हैं वो ऑन करने हैं, किसके बाद कौन से राउट्स हैं जो ऑफ रखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसी प्रोग्राम की बात करें, ये जो ऐप अभी चल रहा है, इसके अंदर अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो अभी इसको क्लिक करने से पहले इसके अंदर के फीचर्स ऑलरेडी ऑन होंगे। ठीक है, जैसे मैं आया तो यहाँ सारे ऑलरेडी ऑन है, अगर मैं इसमें आऊँ तो ये सारे ऑलरेडी ऑन है, यानी अगर मैं इन पर क्लिक करूंगा तो वो डायरेक्टली चल जाएंगे। ये अब आप खुद सोचो, अब मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूँ
तो और यहाँ की जो ऐप है, ये मान लो सिर्फ रैंडम हम एक बात कर रहे हैं, लाइक ये हमारा 1 GB मेमोरी खा रहे हैं, और इसके वाले भी 1 GB खा रहे हैं, इसके वाले भी 1 GB और इसके वाले भी 1 GB। अगर हमारा कंप्यूटर इतना स्मार्ट नहीं है तो वो क्या करेगा, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली या तो ऑन छोड़ देगा, या फिर जब हम जिस पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक किया, अब इस पे क्लिक किया, तो अभी वो थोड़ा टाइम लेगा इसको ऑन करने में, और फिर ऑन करेगा फिर वो चलेगा। यानी ये या तो बहुत स्लो हो जाएगा अगर हम मेमोरी बचाना चाहें, मेमोरी सेव करना चाहें तो वेरी स्लो हो जाएगा, जो कि पहले के टाइम पे था। या फिर दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि हम सारी चीज़ें को ऑन कर दें, लेकिन फिर क्या होगा कि मेमोरी फुल हो जाएगी, मेमोरी पूरी कंज्यूम हो जाएगी, मेमोरी फुल हो जाएगी। तब फास्ट तो होगा लेकिन लोड बहुत होगा आपके कंप्यूटर पे, यानी वो बैटरी बहुत खाएगा, बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इसी का सॉल्यूशन अपना स्टैक क्या कर देता है, वो करता है कि जब हम जिस पार्ट पे जाने वाले हैं, लाइक अब मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ या इस पर क्लिक करता हूँ, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इसी पार्ट के जो मेमोरी है उसको ऑन कर देगा, एक्टिव करेगा, बाकी सबका उसका कोई काम नहीं है। जैसे आप जब नॉर्मली काम करते हैं तो फिर इसी वाले पार्ट पे काम करते हैं, आप इस पे तो बहुत गलती से जाते हैं और जाते भी तो बहुत कम। तो आपको ये याद रखना है कि जो पार्ट हमारा यूज़ नहीं हो रहा, अगर हम उसको बंद कर दें या उसकी मेमोरी एलोकेशन अभी के लिए पॉज कर दें, तो फिर हमारा जो मेमोरी है वो बहुत कम यूज़ होगा। तो यही डिफरेंस होता है मेमोरी मतलब मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। अब अगर आपको एग्जांपल देने के लिए अगर मैं बोलूँ, अगर आपने एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि एंड्रॉयड के अंदर क्या होता है कि हमारा जो है ना फ़ोन थोड़े एप्लीकेशन रन करने के बाद या कुछ एप्लीकेशन रन करने के बाद अगर कंटिन्यूसली चल रहा है, देन वो लैग करने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसकी मेमोरी फुल होने लगती है। वहीं पे जो हमारा आईफोन होता है या iOS डिवाइसेस होते हैं, उनके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनकी मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी जो यूसेज है, ये इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। मैनेजमेंट कैसे अच्छा होता है, वो लोग स्टैक और अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं कि जब हम जिस पे जाएंगे उससे पहले वो उसको ऑन करके रखता है, और उसके अलावा जिस पे हम यूज़ नहीं कर रहे उसको वो ऑफ कर देता है। इस वजह से उनकी मेमोरी हमेशा खाली रहती है, और हम यहाँ पे कभी भी किसी भी ट्रांजिशन में जब चेंज करते हैं, लाइक एक ऐप से दूसरे ऐप में जब जाते हैं, तो वहाँ पे वो बहुत रैपिडली काम करता है और दूसरे की मेमोरी को सेव कर लेता है। लाइक हम अभी फर्स्ट ऐप पे हैं, फिर सेकंड में कूदें, तो वो यहाँ फर्स्ट वाले की मेमोरी जो है वो क्लियर कर देगा। सारी क्लियर नहीं करेगा, उतनी क्लियर करेगा कि हम जब वापस आना चाहें तो जहाँ डेटा था उतना ही डेटा रहे, लेकिन जो यूजेज एक्स्ट्रा होने वाला था वो सब बच गया है। लाइक आपने YouTube खोला, YouTube पे जाके आपने कुछ सर्च किया, उसके बाद वीडियोस आई वहाँ पे, लेकिन आपने अभी उसको क्लिक नहीं किया, आप क्या है, आप किसी दूसरे ऐप पे चले गए, तो उसने क्या है, सिर्फ ये सर्च और उसके बाद ये वाला डेटा इस वाले को सेव कर लिया। इसके अलावा जितना भी डेटा था, यानी होम पे जो आपने जब होम पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जो डेटा आया, उसके अलावा और जो डेटा आया लाइक आपके अकाउंट डिटेल्स वगैरह में, अब वो सारी चीज़ें को वो हटा देता है। क्यों? क्योंकि वो सब अभी काम का नहीं है, आप जब वापस आओगे तो वो दोबारा डाउनलोड कर लेगा। इस तरीके से काम होता है, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर। तो ये मैनेजमेंट के अंदर जो होता है ना, प्रोसेसिंग के अंदर भी बहुत हेल्प करता है। ये मैंने बहुत ज़्यादा आपको समझा दिया, लेकिन आपको सिर्फ इनके नाम लिख के आने हैं, ठीक है। तो आप इतना मत समझिएगा, इतना सब लिखना है, ठीक है। जस्ट आपको इतना लिखना है कि इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिव सब रूट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके अंदर भी आपको यही लिखना है कि जो है कितने लेफ्ट पैरेंथेसिस होंगे उतने ही हमको राइट पैरेंथेसिस भी खोल देने हैं। स्टैक्स का ये काम होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम चलो इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, हैं, पॉलिश स्ट्रिंग ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ समझाने के लिए दे रखा है प्रेसिडेंसी लेवल जो होता है, प्रेसिडेंसी लेवल जो होता है उसको कैसे असाइन किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो उसको असाइन किया जाता है इस तरीके से स्टैक के फॉर्मेट में कि भाई जो हमारा सबसे ऊपर होगा वो सबसे पहले होना चाहिए, अगर ये वाला नहीं है तो फिर हम अगले पे जाएंगे, ये नहीं है तो अगले पे जाएंगे, ये नहीं है तो अगले पे जाएंगे। इस तरीके से होता है, ये इनकी प्रेसिडेंसी लेवल को हम करते हैं असाइन, ठीक है। इनफिक्स नोटेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इनफिक्स नोटेशन क्या होता है, हमारी मैथ वाली फॉर्मेट में जब हम नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको स्टैक के फॉर्मेट में या कंप्यूटर के फॉर्मेट में किस तरीके से लिखा जाता है उसको हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन वो होती है जो कि हमारी कंप्यूटर मतलब प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ये वो होती है जो हमारी कंप्यूटर के फॉर्मेट में हमारी नोटेशन लिखी जाती है एक इक्वेशन की, जिससे वो उसको सॉल्व कर पाता है। हम लोग तो नॉर्मल सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को अपना वे पता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इस तरीके से सॉल्व होता है। या तो आप इस तरीके से जाओगे
या फिर आप इस तरीके से चाहोगे। अभी जो है हमारे सिलेबस के अंदर कौन सा पार्ट है हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस के अंदर जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट फिक्स है, तो हम सिर्फ पोस्ट फिक्स पे ध्यान देंगे और बाकी सारे हमारे काम का नहीं है। ठीक है, प्रीफिक्स हमारे काम का नहीं है। प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, ये उल्टा वे होता है अपना पोस्ट फिक्स को, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा अलग है। यानी आप ऐसे ही नहीं है कि आप इसी को उल्टा लिख दो तो वो प्रीफिक्स हो जाए, नहीं नहीं, इसको लिखने का एक तरीका होता है। पोस्ट फिक्स को लिखने का भी अपना एक तरीका होता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर ऑपरेंड्स जो होते हैं वो ऑपरेटर जो होते हैं ना, ऑपरेंड्स के बाद लिखे जाते हैं और इसके अंदर पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है कि पोस्ट फिक्स के एडवांटेज प्रीफिक्स से क्या हैं, तो यहाँ पे वो भी दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिदम टू कन्वर्ट इनफिक्स। अब यहाँ एल्गोरिदम समझाया गया है कि पहले क्या करना होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एनक्लोज करना होता है एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है अपना कि रीड नेक्स्ट सिंबल ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिपीट स्टेप 3 to 6 स्टैक इज एम्प्टी अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। यानी उसके बाद हमको ये वाले जो है प्रोसेस करनी है जब तक अगला एक्सप्रेशन ना आ जाए, और इसको कंटिन्यू करते रहना है जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। तो सबसे पहले काम क्या करना है अपने को, हमको सबसे पहले एक ऑपरेंड लेना है। ठीक है, उसको हमको अपनी इक्वेशन के अंदर लिखना है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने इसको पढ़ा है तो हम उसको स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। इफ सिंबल जो है उसने एक ऑपरेटर को लिया है, देन उस ऑपरेटर को क्या करना है हमको, रिपीट वाइल प्रायोरिटी ऑफ स्टैक इज ग्रेटर देन प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर। लाइक अभी जो जैसे मान लो हमारे पास एक है मल्टीप्लाई और एक है हमारे पास प्लस, तो पहले क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए प्लस, या हमको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले होना चाहिए प्लस बाद में होना चाहिए। तो अगर हम हमारे वहाँ पे स्टैक के अंदर अगर सबसे पहले स्टार है और फिर हमारा प्लस है, तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए फिर प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उनको समझाएगा कि प्रायोरिटी जिसकी होगी ना पहले वो जाएगा और फिर उसके बाद फिर दूसरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझाने के लिए पहले वो ऑपरेटर जो है स्टैक से वो पहले उसको लेगा, यानी जो पहले आ रखा था टॉप पे उसको लेगा, उसके बाद उसको ऐड कर देगा पीई में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे सेकंड अपना जो अगला ऑपरेटर था उसको हम पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। ओके, फिर हमारा अगर ये वाला सिंबल आता है ब्रैकेट क्लोज का, देन हम वो करने के बाद अंदर की सारी चीज को हम आगे लिख देंगे, यानी एक्सप्रेशन के अंदर लिख देंगे। ठीक है, सॉरी, याद रखिएगा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ये सब हम इन पोस्ट इक्वेशन के अंदर पोस्ट एक्सप्रेशन के अंदर नहीं लिखते, पोस्ट फिक्स में। ठीक है, ओके, देन यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और क्वेश्चन वाले जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्जन करना है, ये हमारा लास्ट पार्ट है। फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 50 है, देन उसके बाद 40 है। तो देखो हमने लिखा पहले 50 स्टैक के अंदर हम लिखते गए। ठीक है, आउटपुट में कुछ नहीं लिखना क्योंकि अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है। ठीक है, हमको इसके अंदर क्या है, एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करके आंसर बताना है। उसके बाद आया ये जो है कौन से फॉर्मेट में लिखा है, ये पोस्ट फिक्स लिखा है, ये ऑलरेडी पोस्ट फिक्स है, ये इनफिक्स नहीं है, यानी हमारी भाषा में नहीं लिखा ये डायरेक्टली। पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में हमको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 50 आ गया, फिर अगला एलिमेंट है 40 तो 40 आ गया, उसके बाद अगला एलिमेंट है प्लस तो प्लस आ गया। तो प्लस का मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को प्लस कर देना है, यानी इन दोनों के बीच में है ये प्लस। ये जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब हमको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट 18 आया तो 18 इसके अगला एलिमेंट, 14 है तो वो उसके अगला एलिमेंट। तो यानी अब जो अगर ऑपरेटर आएगा ना वो इन दोनों के बीच आएगा, ना कि यहाँ पे वो मतलब एक पहले वाला। लाइक अगर मैं ABCD उसके बाद प्लस लिखूं तो ये प्लस एक्चुअली में इन दोनों के बीच है, और इधर एक और प्लस लिख दूं तो ये वाला प्लस इन दोनों के बीच है, BC के बीच, और इधर माइनस लिखा है तो वो माइनस इनके बीच है, ऐसे है। ठीक है, मैं इधर थोड़ा बड़ा लिख देता हूं तो आपको समझ आएगा, ABC और D। तो यहाँ पे ये जो प्लस प्लस माइनस लिखा है तो वो एक्चुअली में इधर अपना प्लस आया, इधर अपना प्लस आया और इधर अपना माइनस आया, यानी ये उल्टा चलता है, ये पीछे 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 ऐसे जाता है। ठीक है, तो अब यहां समझते हैं।
अब यहाँ 18 था, यहाँ 14 था, और यहाँ पे अपना आया है माइनस, तो ये माइनस इन दोनों के बीच आया, तो 18 माइनस 14 यानी 4। अब यहाँ पे आया 4, तो 4 आया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आया, तो ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आ गया, तो वो हो गया 16। और अब यहाँ प्लस का साइन आ गया, तो वो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आ गया, तो वो 106। ये अपना बन गया यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अब ख़त्म कर लिया है अपना इस चैप्टर के रिवीजन को, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो थोड़ा लंबा है, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि हम पहले चैप्टर्स को कंप्लीट करें, क्वेश्चंस पे लास्ट में जाएं, तो हम पहले इस चैप्टर से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा होना चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अकॉर्डिंग टू मी, मैं अगर अपनी प्रेफरेंस बोलूँ तो मैं इसमें जाना चाहूँगा एसक्यूएल के फर्स्ट पार्ट के अंदर। एसक्यूएल का फर्स्ट पार्ट यानी डेटाबेस मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है ना, उसको हम पहले कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर एसक्यूएल क्वेरीज के ऊपर आएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा एक और चैप्टर भी है एसक्यूएल का ही, पाइथन कनेक्टिविटी वाला, वो भी हम यहाँ करेंगे क्योंकि सिलेबस में वो भी है। ठीक है, सो मीट यू सून गाइस, देन अंटिल देन गुड बाय एंड पढ़ते रहिए। ठीक है, तो सीएस का पेपर अपना 13 को है, और 13 को फोड़ना है, तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं। ओके बाय।